देखो आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस के बाद ना, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ना करेंट का डायरेक्शन ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट का मतलब होता है कि एक टाइम तक करंट एक डायरेक्शन में चलेगा, फिर एक इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी पूरा देखेंगे, बस बारी बारी से देखो, ठीक है ना। एसी जनरेटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिव करंट आता है ना, एसी करंट। ठीक है, तो जो एसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतना बात याद रखेंगे। ठीक, अब पेपर में आता है इसका प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एसी जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि एक कॉइल और एक मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है। तो कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सर्किट क्लोज है तो क्या जनरेट हो जाता है? इंड्यूस्ड करंट। तो जो हमारे पास एसी जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। आगे लिखा भी हूं, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग कॉइल। जो हमारे पास रोटेटिंग कॉइल होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस की वजह से। समझ पाए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले हम पढ़ चुके थे। इतना हो गया, वीडियो पास कर दे भाई, आगे लिखना। आप बोले हो गया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, ठीक ना, एसी करंट का कंस्ट्रक्शन यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, तो भाई फोटो भेजा हूँ, देख लेना अच्छे, ठीक है ना। सेम यही फोटो है, इसमें अच्छे समझ नहीं आएगा, इसमें आएगा। मोबाइल पकड़े देखो सब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? फील्ड मैग्नेट होगा। क्या होगा? फील्ड मैग्नेट। एन पोल, ये साउथ पोल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खास बात यही होता है कि हम नॉर्थ पोल अलग से बना सकते हैं और साउथ पोल भी अलग से बना सकते हैं। ठीक है, टू पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हमारे पास दो पोल होता है मैग्नेट का, एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट होता है और एक साउथ पोल वाला मैग्नेट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। और जो मैग्नेट है इसका पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समझ गए ना। सेकेंड हमारे पास आर्मेचर, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD कंसिस्टिंग ऑफ अ large number of tons of copper wire wound over a soft iron core is called armature। अब देखो ये जो आर्मेचर है ना, हम क्या किए? एक सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट मुलायम आयरन का क्या लिए? रॉड लिए। आयरन का एक क्या लिए? जो भी है ना, लिए। ये क्या है? पूरा आयरन का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का, लिखो ना, सॉफ्ट आयरन का एक प्लेट ले लिए। मान ली यही क्या है? सॉफ्ट आयरन का एक प्लेट है। ठीक है, अब इसी सॉफ्ट आयरन के प्लेट में अपन कॉपर का वायर लिए, बहुत सारे कॉपर के वायर को इसमें क्या किए? वाउंड किए। मैं रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ यहाँ से, ऐसे बहुत सारे कॉपर के वायर को ऐसे वाउंड कर दिए। आर्मेचर क्या होता है? कोई भी एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं, सॉफ्ट आयरन, और इसी सॉफ्ट आयरन में क्या करते? बहुत सारा कॉपर के वायर को वाउंड कर देते, बहुत सारा। मैं उसको वाउंड नहीं किया हूँ, ठीक है ना। अब बात आती है अपन सॉफ्ट आयरन का यूज यहाँ पर क्यों करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर सवाल पूछा गया था कि सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा पास होता है। यहाँ पर लिखा हूँ, द सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का रीज़न है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से ज़्यादा होके पास होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा, हमें उतनी ज़्यादा ही इंड्यूस्ड अल्टरनेटिव करंट मिलेगा। समझ गए। तो आर्मेचर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन का एक कॉइल होता है। सॉफ्ट आयरन के कॉइल में बहुत सारे कॉपर के वायर को ऐसे लपेट देते हैं, वाउंड कर देते हैं। ठीक है, पेपर में आएगा सॉफ्ट आयरन का यूज़ क्यों करती हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है तो इंड्यूस्ड अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ी हुई मिलती है। हो गया, समझ गए ना। उसके बाद होता है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, द एंड ऑफ द कॉइल ABCD
आर कनेक्टेड टू हॉलो मेटेलिक रिंग R1 एंड R2। तो मोबाइल में फोटो भेजो, देखो दो हॉलो रिंग बने हैं ना, एक R1 और R2, तो डायग्राम में देख सकती हैं। देखो ये जो आर्मेचर है इसका, देखो यहाँ पर लिखा हूँ द एंड ऑफ द कॉइल ABCD, इसी कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं, ABCD को, सही है। तो आर्मेचर का जो पहला वाला टर्मिनल, इसका ये फर्स्ट एंड है कि नहीं है, इसका एंड यहाँ पर खत्म हो चुका है देखो। तो फर्स्ट एंड में अपन क्या किए हैं, हॉलो रिंग फिट किए R1, डायग्राम में देख सकते हैं मोबाइल में, ठीक। और आर्मेचर का सेकंड वाला एंड ये है ना, सेकंड एंड देखो ना, ऐसे आया ना, ये सेकंड एंड है ना, तो सेकंड एंड में एक हॉलो रिंग फिट किए हैं, इसलिए बोलते हैं R2, ठीक है। जो हॉलो रिंग होता है ना R1 और R2, जब आर्मेचर रोटेट होते हैं ना, तो ये भी ऐसे रोटेट होता है हॉलो रिंग। इस डायग्राम में देखो साफ साफ रोटेटिंग होते हुए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो R1 जो है हॉलो रिंग, इसको कहाँ पर फिट किए हैं, जो हमारा कॉइल है उसके फर्स्ट टर्मिनल का जो एंडिंग है यहाँ पर लगाए हैं देखो। और कॉइल का सेकंड टर्मिनल है, ये एंड यहाँ पर हो रहा है देखो, तो यहाँ पर हॉलो रिंग R2 को लगाए हैं। R1 R2 क्या करता है, रोटेट करता है। जब आर्मेचर रोटेट करेगा ना, तो ये भी रोटेट होगा, ठीक है, समझ गया ना। इसे स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग, ठीक। फिर है ब्रशेस, क्या है ये, ब्रशेस, ब्रूसेस, ठीक। B1 एंड B2 इसका नाम दिए हैं। R2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रॉड्स। ध्यान समझना, जो ब्रशेस होते हैं ना B1 और B2, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, क्या होते हैं, और ये कार्बन के बने होते हैं, ग्रेफाइट की, क्या होते हैं, और ग्रेफाइट कंडक्टर होता है ना, ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो B1 और B2 ब्रशेस है, फ्लेक्सिबल है, मानो रबर टाइप का फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, रबर टाइप का। और किसका बनाया गया, इसको कार्बन का बनाया गया है, कार्बन। दे आर फिक्स्ड एंड आर केप्ट इन स्लाइड कॉन्टेक्ट विथ R1 एंड R2। और जो ब्रशेस है इसको R1 के साथ लगाया गया है, और ब्रशेस R2 को, B2 को R2 के साथ लगाया गया। ध्यान समझना, जो B1 होता है और B2, ये हमारे पास क्या है, रिंग है, रिंग। जो ब्रशेस है मेरे पास ब्रशेस, बस इसके कांटेक्ट बस में, इसके रिंग ऐसे घूमेगा ना, तो जो ब्रशेस B1 है ना, ये घूमेगा नहीं, ये बस ऐसी कांटेक्ट बस में है। कैसे, इसके कांटेक्ट बस में से ऐसे, बस कांटेक्ट और टच बस में है, ये ऐसे घूमेगा कि जो ब्रशेस घूमेगा क्या, बस उसके कांटेक्ट बस में है। समझ लो इस बात को। जो ब्रशेस B2 है ये R2 के कांटेक्ट बस में है। देखो R2 ऐसे रोटेट करेगा, तो जो ब्रशेस होगा ना, ये रोटेट नहीं करेगा, बस ये कांटेक्ट में ऐसे घूम रहा है, मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ब्रशेस यहीं पे ऐसे रहेगा, ये घूमेगा ऐसे ऐसे, तो यहीं पे रहेगा कांटेक्ट बस में, समझ रहे हो, टचिंग में रहेगा, वैसे टच बस रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, समझ गए। अब बात आती है, पेपर में पूछा जाएगा कि ब्रशेस B1 और B2 को क्यों लगाया गया, तो इसका आंसर देखो। मान लेते हैं ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट से होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही कि, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सही कि नहीं है, ध्यान से समझना। तो ये कॉइल रोटेट होगा, कॉइल रोटेट होगा, अरे समझ लो ना, कॉइल रोटेट होगा तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा ना। तो करंट आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ध्यान दो, मेरे पास दो तरीका, मैं कॉपर का वायर लाऊंगा, क्या लाऊंगा, और यहाँ से करंट आ रहा है, तो यहाँ पर कॉपर के वायर को डायरेक्ट यहाँ पर फिट कर दूंगा, एक को यहीं पर, एक को यहाँ पर फिट कर दूंगा, और सर्किट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस मतलब होता है कोई भी डिवाइस तुम लगा सकते हो, लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज, जिसको भी चलाना है यहाँ पर लगा सकते हो, रेजिस्टेंस है, आउटपुट है, क्या है हमारे पास, आउटपुट। तो जो करंट बनेगा, तो करंट ऐसे आएगा, तो करंट को मुझे लेना तो पड़ेगा ना। तो मान लो मेरे पास लाइट है, तो लाइट में दो वायर होते हैं, तो एक वायर को यहाँ टच करूंगा और एक वायर को यहाँ टच करूंगा, तो ये जो लाइट यहाँ लगा हो ये ग्लो होगा कि नहीं होगा, होगा। मैं कब की बात करूं, जब ब्रशेस का यूज नहीं किया हूं तब का। होगा क्या, अगर मैं दो वायर लेके आऊंगा, एक लाइट फिट करते हुए दो वायर लेके आऊंगा और यहाँ पर फिट कर दूंगा, तो स्पार्किंग होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क होगा कि नहीं होगा। अभी स्पार्क हो गया तो कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो लॉस होगी ना, हीट एनर्जी के फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा ना। इसलिए यहाँ पर ब्रशेस B1 B2 का यूज करते हैं। ब्रशेस का काम ही है, देखो ब्रशेस B1 B2 फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, क्या होता है ये, फ्लेक्सिबल, माने रबर टाइप का, कैसे टाइप का। अब क्या होगा, ये इस वायर यानी और ये रिंग के कांटेक्ट में, तो जो भी करंट यहाँ से बनेगा, तो करंट अब इधर से आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इधर से आएगा कि नहीं आएगा,
तो इससे फायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट हम लेके जा रहे थे आउटपुट के लिए वहाँ वायर, तो जो चिंगारी आ रहा था ना, है ना, फ्रिक्शन के फॉर्म में यार, उससे हमारा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा था। अब लॉस होने से बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो ब्रशेस B1 B2 का सिर्फ यही काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, वो लॉस होने से बचाता है और कुछ नहीं है। समझ पाए इसका मतलब? ठीक है, हो गया ये, पॉज कर दे भाई वीडियो का। हेलो, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड वर्किंग। ठीक, तो दो डायग्राम यहाँ पर बनाना है, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, उसके बाद सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन। ध्यान से समझना भाई आप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, इस तरीके से। ठीक है ना। हमें जो ये आर्मेचर है ना, आर्मेचर ABCD जो हमारे पास आर्मेचर है, इसको हमें रोटेट कराना है। आर्मेचर को क्या करना है? रोटेट कराना है। ये हमारा पास आर्मेचर के एक्सिस है, और कैसे रोटेट कराना है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कराना है मन को? एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। आर्मेचर को स्टार्टिंग में हमें किसी भी चीज से या भी कोई भी मशीन के जरिए कैसे भी आर्मेचर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। याद रखना, कैसे रोटेट कराना है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लो। ठीक है ना, ये आर्मेचर है हमारे लिए। ठीक है यार, देख ले, ये सही रहेगा भाई, ABCD वाला ऐसे है। ठीक है ना, बताओ ना भाई, जल्दी हो गया? मेरे कंफ्यूज खुद हो रहा हूँ ना। वीडियो पॉज कर दो, रुक जा अभी। देखो, ये आर्मेचर है ABCD, ABCD। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। और आर्मेचर का एरिया वेक्टर ऐसे है कि नहीं है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, तो कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, और ये सरफेस है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होगा? 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो पूरा 0 मिलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिला? 0 मिला। तो अभी इस सिचुएशन में जो आर्मेचर है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास नहीं हो रहा है। अब मैं जैसे कि बोला, अब आर्मेचर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा। क्लॉकवाइज में ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट कराऊंगा। अब क्लॉकवाइज में कैसे कराते हैं? क्लॉकवाइज में ऐसे कराऊंगा ना, ऐसे। घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी ऐसे, ये देखो, सही है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज में कैसे रोटेट कराना है? कॉपी पकड़ो और अपने ओर रोटेट कराना है। एंटी क्लॉक में ऐसे अपने ओर। भाई एंटी क्लॉकवाइज कॉपी पकड़ना, कॉपी पकड़ो ऐसे, और अपनी ओर ऐसे रोटेट कराओ। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, अरे भाई ऐसे कर रहा है। अरे भाई क्लॉकवाइज कॉपी पकड़ो, ठीक है, अपनी ओर ऐसे रोटेट कराओ। एंटी क्लॉकवाइज ना यार। अरे कैसे बोल रहे भाई तुम लोग? ये क्लॉकवाइज है यार, ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये कॉपी ठीक है ना, कॉपी, ठीक है ना। ऐसे करा रहा हूँ तो क्या है? क्लॉकवाइज, समझे? अब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊँ, ऐसे, तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे? तो भाई कॉपी खुद पकड़ना है यार, पकड़ कॉपी को, पकड़ ली, हो गए। क्लॉकवाइज कैसे घुमा? ऐसे पकड़ना, ऐसे। कैसे है ये? ऐसे पकड़, क्लॉकवाइज घुमा, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अरे यार, ये देख, ठीक, ये देख,
ठीक। हाँ क्लॉकवाइज में कैसे जाऊँ? अरे ठीक देख, क्लॉकवाइज में कैसे जाऊँ मैं? ऐसे जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्लॉकवाइज में वैसे बात करता जानते हैं घड़े कॉपी पकड़ते रह जाएंगे घर में फिर। ठीक है भाई, देखो कॉपी को अपनी ओर घुमाना है। अभी ऐसा है इस सिचुएशन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा क्या? इस कॉइल में, इस आर्मेचर में करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब मुझे इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। देखो अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ ना, करा रहा हूँ, देखो कराया। अब देखो ये आ गया, ये सरफेस ऐसा हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। एंटी क्लॉकवाइज मैं रोटेट करा रहा हूँ, देखो रोटेट करा रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, रोटेट करा, ऐसे हो गया। तो ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। अब क्या मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है? हो रहा है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है कि नहीं सरफेस से? ऐसे से जा रहा है ना। देखो ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है पूरा? तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे है। कितना डिग्री एंगल बना? 0 डिग्री बना ना, दोनों पैरेलल है ना। तो cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होगा, तो फाई इक्वल टू बी ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, इस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस का एरिया वेक्टर पैरेलल होता है तो इस समय मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से यानी कि इस आर्मेचर से होकर पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा पास हो रही है कि नहीं हो रही है? तो करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? करंट तो इंड्यूस हो गया ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ गया ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 था, अब धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी पास हो रहा है कि नहीं? और सब सरफेस ऐसे हो गया तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है ना। तो करंट इंड्यूस हो गया ना कॉइल में। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा इस कॉइल में? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताएगा। कौन बताएगा? चलो, ये ए है और ये बी है, ये सी है और डी है। ए और बी बाहर की ओर है कि नहीं है? और सी और डी अंदर की ओर। तो ए और बी ऐसे बाहर की ओर एरो कर दूं और सी और डी ऐसे अंदर की ओर है कि नहीं? जल्दी बोलो। देखो ए बी सी डी ऐसे रोटेट किया तो ए बी कहाँ आया? बाहर की ओर। सी डी कैसे गए? अंदर की ओर। ऐसा है कि नहीं सिचुएशन? ठीक। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता पाए, क्योंकि कॉइल में करंट आ गया लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसे है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताएगा। ठीक। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है कि जो 4 फिंगर होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ये 4 फिंगर है मेरा, पहले कॉइल को तो ऐसे रखता हूं मैं, ठीक है। ये ए बी है तो ए बी पर अप्लाई करो, किस पर? ए बी के लिए। ठीक। तो 4 फिंगर किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कि मेरा राइट हैंड है, बोलो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रख दिया मैं, रखा। ये है थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर ए बी है, कंडक्टर ए बी ये किधर है? बाहर की ओर है कि नहीं है? तो ये क्या बता रहा है? 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताएगा? मोशन हो रहा है कंडक्टर का। तो ए बी इधर है कि नहीं? बाहर साइड। तो ए बी कंडक्टर है ना हमारे पास। ए बी के लिए देखो, ए बी के लिए ए बी कंडक्टर बाहर की ओर है ना। तो थंब क्या बताएगा? कंडक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो ए बी ऐसे घूम के ए बी बाहर की ओर आया तो थंब को बाहर की ओर करेंगे या नहीं करेंगे? और ये क्या है? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। और ये क्या है मेरे पास? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? इंड्यूस करंट को। तो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन कैसे है? ऊपर की ओर। करंट ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ गए? ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये थंब कंडक्टर पर क्या? कंडक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है, मोशन को। तो कंडक्टर का मोशन ऐसे हुआ था ना, इधर ए बी का, इधर देखो, इधर तुम्हारे साइड, आउटर साइड ए बी का, देखो ए बी का। तो ये जो मिडिल फिंगर आया ये ऊपर की ओर है, तो मिडिल फिंगर क्या बताएगा? इंड्यूस करंट को बताएगा ना। तो ऊपर की ओर आया कि देखो, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब
कंडक्टर का डायरेक्शन और मोशन का, तो कंडक्टर ए बी बाहर की ओर था और ये मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट। तो इसमें करंट कैसे इंड्यूस हो, ऊपर की ओर करंट, फिर ए बी से बी सी, फिर सी से डी, फिर ऐसे आ रहा है ना करंट, देखो आ रहा है ना करंट। सही है कि नहीं है? तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो B2 से B1 की ओर है। कहाँ से करंट? भाई ये हमारे पास आउटपुट है ना, ये हमारे पास डिवाइस है, रेजिस्टेंस आउटपुट है। यही क्या है? आउटपुट। क्या है ये? आउटपुट। आउटपुट यानी समझो वही एक लाइट लिए, लाइट में 2 वायर कनेक्ट कर दिए, अब 2 वायर यहाँ फंसा रहे हैं, तो आउटपुट तो यही है ना। इसको प्लस मान लो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सिंपल सा मतलब है। तो करंट कैसे मिल रहा है हमें? B2 से B1, B2 से B1। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में जो इंड्यूस्ड करंट होता है अल्टरनेटिंग, उसका डायरेक्शन कैसे होता है करंट का? B2 से B1। देखो ये आउटपुट है B2 से B1, B2 से B1 हो गया करंट का डायरेक्शन फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहां तक फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 180 डिग्री घुमाना। कितना डिग्री? अब बोलो भैया आप तो ऐसे था, ऐसे करके घुमाए होते तो 90 डिग्री ही घुमा है, सही कि नहीं है? तो इसको और घुमाऊंगा ऐसे, धीरे 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 घुमा, और ऐसे आ गया। तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि फिर से 90 डिग्री एंगल बन गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर ऐसे घुमाया तो अब कितना घूम गया, समझ रहे हो कि नहीं यार? ये आया तो कितना घुमा? 90। अब टोटल कितना घूम गया? 180। तो अभी सरफेस ऐसा है कि नहीं है? ये देखो भाई, ये धीरे 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 घुमाया, 90 घूम गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ था। फिर ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब कम पास हो रहा है, कम पास हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे बिल्कुल भी पास हो रहा है क्या? नहीं। तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में जो करंट बना था वो कहाँ से कहाँ तक बना था? B2 से B1 की ओर आया था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? समझिए ना, ABCD। अब घुमाया तो ऐसे हो गया, तो CD इधर आ गया और AB इधर चले गया। सेकंड डायग्राम देख सकते हो, सही कि नहीं? समझ गए कि नहीं यार? ABCD में ऐसे घुमाया, ऐसे, ये ऐसे हो गया। 180 डिग्री घूमेगा तो AB ऐसे पकड़ो ना, पलटा दो, पकड़ो ऐसे पलटा दो, तो ये हो गया इधर। तो B और A इधर था, तो ऐसे चले गया B और A, और C और D इधर आ गया। ये डायग्राम देखो, हो गया। इधर हम पढ़ेंगे सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन, यानी कि 180 डिग्री से कहाँ तक घुमाएंगे? 360, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा फिर। ठीक, चलो तो देखो R1 और R2 तो अपने जगह में रहेगा, रिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, ब्रशेस B1 B2 भी कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो CD में था ना, CD में ये वाला पार्ट लंबा था, देखो ये वाला वायर था ना, लॉन्ग था ना, लॉन्ग। तो जब ये CD इधर आके पलटा तो ये वायर भी तो इधर सरकेगा ना, तो CD वाला पार्ट इधर आया, देखो बड़ा वायर। अब ये वाला वायर छोटा था, तो ये इधर ऐसे पलटा ना, तो ये वायर भी तीसरी तरह पलटी हो जाएगा ना इधर। समझ गए नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, धीरे धीरे घुमा रहे हैं, धीरे धीरे घुमा रहे हैं, धीरे धीरे घुमा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इसको घुमाएंगे ना भाई ऐसे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, कितना डिग्री एंगल बन गया, समझ गया? 0 डिग्री वापस से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो करंट इंड्यूस हो गया ना इसमें। अब देखो ऐसे घुमाया मैं, ऐसे, ये C और ये D, तो CD तुम्हारी ओर है कि नहीं है? और AB अंदर की ओर। ठीक है, तो CD बाहर की ओर ऐसे तुम्हारी ओर, और AB अंदर की ओर है। ठीक, अब करंट का डायरेक्शन तो बदल जाता है सेकंड रिवॉल्यूशन में, तो कौन बताएगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फिर से लगा देंगे। तो ये C और D बाहर की ओर है, C और D। ठीक, लगाओ। 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर CD बाहर की ओर है, मोशन बाहर की ओर हुआ ना इसका, ऐसे था, मोशन बाहर की ओर तो हो रहा है ना इसका,
ये थंब मोशन का कंडक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मिडिल फिंगर क्या बताएगा, इंड्यूस करेंट। तो इंड्यूस करेंट कैसा है, फिर से ऊपर की ओर है कि नहीं है। ये डी से सी, सी से बी, बी से ए। अब यहां से समझते जाना, हो गया। अब यहां से मेटल है, मेटल यहां कार्बन का बना था रॉड, तो करंट ऐसे आएगा इसमें, ऐसे। समझ गए, करंट का फ्लो यहां हो रहा है B1 से B2, यहां लिख दो B1 से B2, B1 से फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में कहां से होता है, B2 से B1। अब सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन में B1 से B2। कैसे देखो ना, ऐसे जा रहा करंट D से C, C से B, B से A। डायग्राम उतना 3D नहीं है ना, समझ गया, उसमें भेजो, उसमें अच्छा समझ में आएगा। फिर A से ऐसे आया, फिर क्या था हमारे पास, रिंग था, रिंग। तो रिंग से करंट ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से ऐसे हुआ ना ट्रांसफर, समझ लो कि नहीं समझे। तो ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर करंट इससे होगा ऐसे, फिर वापस से ऐसे, ठीक, समझ गए कि समझे। और डायग्राम तो एकदम ओरिजिनल नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें अच्छे से दिखे, समझे। तो थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो ये मान ही लेना है कि यहाँ B2 से B1 हुआ करंट का डायरेक्शन, तो यहाँ कंफर्म पलटेगा ही पलटेगा, तो B1 से B2 हो गया। तो टोटल कंप्लीट 360 डिग्री यानी 1 रिवॉल्यूशन टोटल कंप्लीट कर दिए, है ना। तो यहाँ पर देखो AC का मतलब था अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टरनेट चल रहा है। करंट का डायरेक्शन फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में B1 से B2 था, सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन में B1 से क्या हुआ, B2 हुआ। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना एक टाइम के इंटरवल के बाद, इसलिए इस करंट को बोलते हैं AC करंट। क्या बोलते हैं, समझ गए नहीं समझा, हो गया। चलो अब लिखा रहा हूं, उसको लिखना मिटा दूं क्या पूरा, हो गया ना। अभी कंटिन्यू से चलते जाएगा। अब इसके नीचे लिखना डायरेक्ट, ठीक है। और सेकंड अगले चैप्टर में इसके बिना काम नहीं बनेगा, एकदम जरूरी है ये पढ़ना है टॉपिक को। अब लिखना, अब फॉर्मूला बनाएंगे, लेट n बी द, वीडियो चालू रख दे, नंबर ऑफ टन्स ये थीटा है,
इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ ना, कांस्टेंट को बाहर, n कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन तो आता है ना, इतना लिखना, पहले सुन लो फिर लिखना। लेट n बी द नंबर ऑफ टन्स, लेट n बी द नंबर ऑफ टन्स। ये हमारे पास क्या था, सॉफ्ट आयरन कोर था कि नहीं था, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक। और इसमें बहुत सारे कॉपर का वायर ऐसे वाउंड किए थे, नहीं किए थे। तो पहली बार लपेटा तो एक बार लपेटा, फिर सेकंड बार, 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, ऐसी बहुत बार लपेटे हैं। हमें पता है या कॉपर कितना सारा वायर इसमें लपेटे हैं, नहीं पता ना, तो मान लेते हैं कॉपर कितने सारा वायर इसमें लपेटे हैं, n बार लपेटे हैं। तो लेट कैपिटल n बी द नंबर ऑफ टन्स, कॉपर के वायर को n टाइम्स अपन इसमें रोटेट कराए, n टाइम्स ऐसे घुमाए हैं कॉपर वायर को, एक बार, फिर 1 सेकंड, 2 बार, 3 बार, समझ गए ना। ए बी एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल है ये कॉइल, तो कॉइल का एरिया ए है, कॉइल बड़ा लेंगे तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा। तो इस जो भी कॉइल का एरिया है वो कैपिटल ए है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था, या एन और एस मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी हो गया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। जो थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल थीटा था कि नहीं था, था, हो गया। एट एनी इंस्टेंट टी, एनी इंस्टेंट टी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे था और यहाँ पर हमारा सरफेस था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो थीटा कितना डिग्री बना, 0 डिग्री बना ना। अब ऐसे अब हल्का से घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अब थीटा 0 डिग्री से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो कुछ थीटा एंगल आया कि नहीं आया, किसी टाइम पर आया ना। अभी टाइम पर 0 है थीटा, अब किसी टाइम पर घुमाया तो किसी एनी इंस्टेंट पर क्या मिला हमें, एंगल थीटा मिला ना। 30 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री होता है, हमें नहीं पता, इसलिए लिखा हूँ एट एनी इंस्टेंट टी। थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल है किसी समय पर, जब इसको किसी समय पर ऐसे घुमा रहे हैं तब, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, और ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब तुम इसको रोटेट करा तो किसी एंगल से तो रोटेट करा रहे थे ना, 0 डिग्री, 1, 2, 30, 45, फिर 90 डिग्री, तो एंगल, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगी नहीं। जब भी कोई चीज़, कोई बॉडी किसी एंगल से घूमती है तो उसमें कौन सा वेलोसिटी आता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करके, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा घूम रहे हैं ना, वो 20 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 50, 60, ठीक। तो ओमेगा थीटा बराबर क्या है, ओमेगा इंटू टी हो गया। तो थीटा के प्लेस में रख दिए ओमेगा इंटू टी, हो गया। अब बाय फैराडे लॉ, फैराडे लॉ से हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, हो गया, समझ गए ना। फैराडे का लॉ है ना, चैप्टर में पढ़े थे, माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू इतना सारा यहाँ पे उठा दिया, रख दिया, हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, कॉस ओमेगा टी बचा, ठीक। अब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है समझो, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, याद रखना। साइन टी, कॉस टी रहता तब माइनस साइन टी लिखते, इन ओमेगा टी है ना, मैथ्स वाले पता, बायो वाला याद रख लेना, ठीक है ना। डायरेक्ट साइन कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, हो गया। तो माइनस माइनस प्लस होके खत्म हो गया, तो बचा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, लिख लो, इतना हो गया। अब आगे लिखना, हो गया। अब हेडिंग लगाना नीचे लाइन से, अब लिखना कंडीशन 1 फॉर मैक्सिमम induced EMF, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
ध्यान देना, अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बनाए थे, तो अल्टरनेटिंग करंट में कितना सारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, इतना सारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी को भूल गया क्या भाई, टी है ना बाजू में, हो गया। तो एसी जनरेटर में जो ईएमएफ आया उसका फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन मैक्सिमम कब होगा, साइन एन तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो मैक्सिमम मिनिमम किस पर डिपेंड करेगा, साइन पर डिपेंड करेगा, साइन के एंगल पर, थीटा पर, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा था तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा था ना, सही कि नहीं है। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 1 पर, सही कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखना फॉर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। और जो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा ना, मैक्सिमम, तो ई मत लिखना इसको, ई नॉट लिखना, क्या लिखना इसको, ई नॉट। तो ई नॉट क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैक्सिमम ईएमएफ, समझ पाए ना। हाँ। क्या, तो मैक्सिमम ईएमएफ को ई नहीं ई नॉट से शो करेंगे। तो एसी जनरेटर में मैक्सिमम ईएमएफ कितना था, एन बी ए ओमेगा, ठीक, समझ पाए। अब जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था इसमें पुट कर सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो एन बी ए ओमेगा की जगह क्या हम अब ई नॉट लिख सकते हैं, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ई नॉट एन बी ए ओमेगा के बराबर है कि नहीं है। तो एन बी ए ओमेगा जगह ई नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। अब अल्टरनेटिव करेंट में, अल्टरनेटिव जनरेटर में जो ईएमएफ आता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, और ई नॉट की वैल्यू याद होना चाहिए कितना होता है, एन बी ए ओमेगा। हो गया, याद हो गया ना, मिटा दूं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। एसी जनरेटर को एसी डायनेमो कहते हैं, पूछता ना, एसी जनरेटर को एसी डायनेमो भी कहते हैं। अब चलो अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ क्या लिखते जाना, ई बराबर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप लिखते जाना ना, एट टी इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0, टी 0 हो जाएगा तो पूरा 0, साइन 0 0, तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। लिखते जाना बस। ध्यान से समझो ही समझाऊंगा। देखो सबसे पहले समय 0 लिए, टाइम 0 था, तो साइन 0 0 हो गया, तो ये बराबर 0 आ गया। अब जो टाइम था क्या लिए, 1/4 ले लिए, क्या लिए, टाइम को क्या ले लिए, 1/4। अगर 100 मिनट है, कितना मिनट, 100 मिनट है, तो कितना हिस्सा है ये, 25 मिनट। 100 का 1/4 कितना होता है, 25, ठीक है। तो 25 मिनट वाला टाइम है ये मानो, ठीक है ना, 1/4, ठीक है। तो टी की जगह रख दिया t/4। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हो गया। तो कोई भी बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करती है, 360, यानी 2π रेडियन घूमती कि नहीं घूमती है, घूमती ना, और टाइम t। तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं,
2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं ना, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन, अब ओमेगा की जगह में पुट अप कर दो 2 पाई अपॉन टी और मल्टीप्लाई पहले से देखो ये टी अपॉन 4, तो टी से टी मर गया, उड़ा दो, हो गया। अभी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बाजू में लिख रहा हूँ ना क्या आया, ई नॉट आया, फिर आया साइन, फिर क्या बचा भाई, पाई बचा ना, और 2 भी तो बचा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो पाई बाई 2, और नहीं पाई बाई 2 होगा ना, अरे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ना, तो नीचे में 2 बचा नीचे में, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है 1, तो हो गया ना। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन 90 1 हो गया, और बराबर में ई चल रहा था, तो ई बराबर क्या हो गया, ई नॉट। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। नहीं मिटा रहा हूं, फिर अब यहां पे लिखना एट टाइम ले लो आधा रिवॉल्यूशन वाला t/2। ये टाइम नहीं, ये क्या है पता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, क्या है ये टाइम पीरियड। t/2 यानी कि आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और t/4 यानी कि 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। टाइम पीरियड वाला कैपिटल टी है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन, अब ओमेगा की जगह मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ ना 2 पाई बाई टी, ठीक है, और टी की वैल्यू क्या हो गया t/2, तो ई बराबर ई नॉट, टी से टी कैंसल, ठीक हुआ, समझे कि नहीं, 2 से 2 भी कैंसल, तो साइन पाई, साइन पाई कितना होता है 0, साइन 180 कितना होता है भाई 0 तो होता है ना, गलत होता है, गलत है भाई, साइन 180 -1 होता है, साइन 180 डिग्री बराबर होता है -1, ठीक है। तो हो जाएगा ई बराबर -ई नॉट, है सच में। अरे यार रुक जा भाई 2 मिनट, गलत देख लूँगा, हाँ 0 होते, मैं 270 डिग्री देख लिया हूँ, गलत है भाई, देख लेना वीडियो वाले ठीक है। तबियत बोलो तो गलत पड़े रहे यहाँ, साइन पाई और साइन 180 यानी कि साइन पाई 0, ये 0 हो गया, ठीक। फिर लिखो एट t बराबर 3t/4, तो ई बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट साइन, यहाँ ओमेगा आएगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या रख देंगे 2 पाई बाई टी ना, और कैपिटल टी टाइम पीरियड वाला टी है, ओमेगा टी स्मॉल टी ना, तो ये रखूंगा ना, समझ गई। अब ये देखो एक टी से टी खत्म, ठीक, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या बचा 3 पाई बाई 2, क्या बचा 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री क्या होता है, अब साइन 270 डिग्री होता है -1, हाँ ये होता है भाई, कितना होता है साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, लिख दूं क्या, छोड़ो ना यार, -1 होते माइनस हो जाएगा, ठीक। साइन 270 डिग्री की वैल्यू होता है -1, ठीक है, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, तो -1 आएगा तो माइनस ई नॉट हो गया, समझ गया कि नहीं समझा, ऐसे ई नॉट साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 तो माइनस ई नॉट, ठीक। चलो एक तो लास्ट और लास्ट है, टी बराबर लिख लो अब कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी, और अब टी की जगह क्या लिख देंगे डायरेक्ट कैपिटल टी, तो साइन ई नॉट साइन टी से टी खत्म, तो साइन 2 पाई, दिख नहीं रहा बस बोल रहा हूँ तो सुन लो वीडियो वाले, साइन 2 पाई कितना होता है
जीरो, ठीक है ना। 180 का मल्टीपल है जीरो। अब ग्राफ खींचेंगे, अब यहां से समझ लो भाई, देखो अल्टरनेटिव करंट में मेन फॉर्मूला क्या था, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी था। हमें ग्राफ खींचना है, ठीक। ग्राफ में हम ये पता करेंगे कि फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में करंट कैसा कैसा इंक्रीज डिक्रीज हुआ, सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ, डायरेक्शन वगैरह सब ग्राफ में दिखेगा। तो अगर देखो कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड वाला है कि आर्मेचर हमारा घूम रहा था ना ऐसे, तो आर्मेचर एक बार घूमने में जितना समय लेता है वो टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। समझ पाए नहीं समझी। और स्मॉल टी क्या होता है, तुम रोक दी, आर्मेचर घुमा रहा हूं, बोलो भैया यहाँ पे रोक दो, 2 सेकंड पर रोक दिया, तो स्मॉल टी है। नहीं समझे क्या, समझ रहे हो नहीं। तो स्मॉल टी है जब तब तुम रोको उस समय को स्मॉल टी बोलते हैं। और पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके मैं घुमा दिया तो वही स्मॉल टी कैपिटल टी बन जाएगा। सही है, तो ध्यान दो, समय अगर जीरो है, टाइम जीरो है, तो कोई रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ ना रिवॉल्यूशन स्टार्ट, तो कोई ईएमएफ जनरेट होगा क्या, नहीं होगा। तो टी जीरो तो साइन जीरो जीरो हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल टी बाई 4 यानी कि टाइम पीरियड का 1/4 लिया हूँ, टाइम पीरियड का क्या लिया हूँ 1/4 हिस्सा। और एक रिवॉल्यूशन में 100 मिनट लगता है, एक रिवॉल्यूशन में 100 मिनट लगता है, ठीक है। तो t/4 रिवॉल्यूशन में कितना मिनट लगेगा, 25 मिनट। तो वो वाला टाइम है 25 मिनट वाला ही, ठीक है। तो ओमेगा के जगह हम 2π कैपिटल टी रख दिए, ये सब समझ चुके हो। तो कितना आया भाई, कैपिटल t/4 रखे तो E बराबर E नॉट आया, मैक्सिमम E नॉट क्या है, E नॉट मैक्सिमम है, मैक्सिमम बताया था ना, E नॉट मैक्सिमम EMF होता है। अब क्या रख दिए, टाइम पीरियड का आधा कर दिए। अगर एक रिवॉल्यूशन में आर्मेचर को 100 मिनट लगता है तो आधा रिवॉल्यूशन में कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट। टाइम पीरियड का आधा है, टोटल टाइम पीरियड 100, तो आधा टाइम पीरियड 50, यानी कि कितना डिग्री घूम गया होगा यहाँ पर, 180 डिग्री घूम गया होगा ना, घुमा हुआ ना। 100 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 50 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा ना, 180 डिग्री घूम चुका है। मतलब आर्मेचर ऐसे था तो ऐसे 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 हो गया है कि नहीं है। तो कितना आया EMF जीरो, वो तो पता है हमको, ऐसे था 90 में इतना आया और 180 में ऐसे हो गया। तो यहाँ पर कोई करंट EMF इंड्यूस होगा क्या, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर भी तो 90 डिग्री एंगल बन गए, कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, EMF जनरेट हो गए नहीं है, तो पता अपन को। अब यहाँ पे कितना डिग्री, अब टाइम पीरियड को क्या ले लिया, स्मॉल 3t/4 क्या ले लिया, मतलब कितना मिनट ले लिया टाइम पीरियड का, ऐसे 3 टाइम पीरियड हम अपने अकॉर्डिंग 100 मिनट ले लें, 100 मिनट अपॉन 4 तो कितना आएगा भाई 75 मिनट। कितना मिनट, 75 मिनट में कितना डिग्री घूम गए, 270 डिग्री। सही है कि नहीं है। 100 मिनट में 360 डिग्री, 50 मिनट में 180 डिग्री, तो 75 मिनट में 270 डिग्री घूम गए। घूमे कि नहीं घूमे, समझे। अभी वहां बताओ, इधर देखो यार, तो 270 डिग्री घूमे थे, करंट बदल गया था। देखो एक बार फिर सोचो, आर्मेचर ऐसे हुआ करता था तो पूरा हाफ रिवॉल्यूशन में ऐसे हो गया था, तो करंट कहां से आया था, B2 से B1 आया था। देखो 180 डिग्री पूरा घूमने पर, सही है कि नहीं है, ठीक है। अब फिर आर्मेचर ऐसे घुमाए थे, कितना 270, कितना घुमाए थे 270 डिग्री घुमाए थे, तो यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा था, पास हो रहा था ना, तो ये हो गया। और आर्मेचर को फिर कितना घुमा दिए 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे, और एरिया वेक्टर ऐसे, तो 0 डिग्री एंगल बन गया, तो कोई फ्लक्स पास होगा क्या, नहीं होगा। अब ग्राफ बनाते हैं, हो गया इतना, मिटा दूं क्या, हो गया क्या, चलो। अब कल से नया चैप्टर चालू होगा तो सेम यही चीज वापस मिलेगा, तो वापस तो नहीं पढ़ेंगे, कौन 2 घंटा खरपत करेगा।
तो हमें किसका ग्राफ खींचना है, ये वाला। ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ई हो गया, और इधर क्या लेंगे अपन, समय, स्मॉल टी हो गया। अब साइन का ग्राफ तो हम जानते हैं, अल्टरनेट चलते रहते कंटिन्यूअस, ऐसे साइन का ग्राफ ऐसे चलता है ना, साइन फंक्शन का ग्राफ। तो जहां पर ये कर्व, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ है कि नहीं है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होता है, ई नॉट, एक डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला मैक्सिमम अभी बताऊंगा ना, समझना, माइनस ई नॉट। यहाँ पर टाइम 0, अब इधर देखो, समय 0 है, समय मतलब टाइम 0 है, तो कोई ईएमएफ जनरेट हुआ है क्या, नहीं, तो 0 ईएमएफ है कि नहीं है, ये वाला यार, ठीक। अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं यार। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल बना, तो cos 90 0 है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। समझ पाए, स्टार्टिंग। अब ऐसे घुमा रहा हूँ, तो समय अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, समय धीरे धीरे समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो कितना मिनट ले लिया मैं, T/4 यानी कि 25 मिनट ले लिया ना, कितना ले लिया, 25 मिनट। तो कितना डिग्री का एंगल बना वहाँ पे, 90 डिग्री एंगल बना कि कितना बना, 90, समझ गया। तो यहाँ पर T/4 में कितना ईएमएफ आया था, ई नॉट आया था ना, T/4 में ई नॉट, यही मैक्सिमम ईएमएफ है कि नहीं है, समझ गए। फिर ये कितना डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर ईएमएफ कितना आ गया, 0 आया, देखो आया ना, क्योंकि 180 डिग्री में क्या हुआ, ऐसे 90 में ऐसे, 180 डिग्री फिर ऐसे हो गया, तो कोई ईएमएफ बना क्या, नहीं बना। समझ हो कि नहीं समझे। अब उसके बाद करंट का डायरेक्शन बदल गया था, सही है कि नहीं है। अब देखो 3T/4 में ईएमएफ आया कितना, मैक्सिमम ई नॉट, लेकिन अपोजिट आया। माइनस ई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। आया था सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन में यार, ये पहला हाफ रिवॉल्यूशन था, समय 0 तो ईएमएफ भी 0, समय बढ़ रहा था, ईएमएफ बढ़ रहा था। जब समय T/4 हो गया, यानी कि एंगल 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, तब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। फिर धीरे धीरे फिर करते गए, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर कम होते गया, ईएमएफ धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ईएमएफ वापस 0। तो इसको बोलते हैं, ये जो ग्राफ बना, ये फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन है, जिसमें करंट एक डायरेक्शन में गया। देखो गया कि नहीं गया, शुरू में 0 था, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। करंट यानी कि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। शुरू में 0 था ईएमएफ, करंट 0, धीरे धीरे करंट, यानी करंट, मैं इंड्यूस ईएमएफ बोलूँ या करंट, बात एक ही है, ठीक। तो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गया। फिर धीरे धीरे करंट इसी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे करंट 0 हो गया। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, एक टाइम पर मैक्सिमम गया, फिर धीरे धीरे वापस से डिक्रीज हो 0 हो गया। अब सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो अब मिनिमम 0 है यहाँ पे। अब करंट फिर धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और यहाँ पर करंट क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। फिर धीरे धीरे इसी अपोजिट डायरेक्शन में करंट धीरे धीरे फिर इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 360 डिग्री पर वापस से करंट 0 हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है कि करंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। धीरे धीरे करंट बढ़ता है, शुरू में बढ़ के मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से फिर मिनिमम होता है, फिर सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन में मिनिमम से फिर मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से फिर मिनिमम होता है। इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
AC से रिप्रेजेंट करती हैं। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ऐसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल AC ऐसे लिखेंगे। कभी भी आप पढ़ेंगे ना आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो AC करके ऐसे लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो जितना भी मैकेनिज्म किए हैं ये डायग्राम पूरा बता देगा कहानी। तो ये था ग्राफ, ठीक है, घर में जाकर अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। तो चैप्टर और बचा यार अभी तो EMF निकाला हूँ, करंट निकाल लेते ओम के लॉ से। तो क्या होता है ओम का लॉ, I बराबर V/R होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना? अरे नहीं पढ़िए क्या, I बराबर V/R सही लिखा हूँ, होता है ना। तो V माने क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो हमारे पास यहाँ वोल्टेज कौन है, EMF हमारा वोल्टेज है, E है, E। तो ये हमारा E हो गया, और रेजिस्टेंस तो R ही है। रेजिस्टेंस दिखाया था ना तुमको अभी बना के नीचे में। डायग्राम मिटा दूं क्या? हाँ, तो जो EMF का डायग्राम वही करंट का डायग्राम बनेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या था, E0 साइन ओमेगा t। यार हो गया, और हम जानते हैं V/R क्या होता है, I होता है, V/R I। तो E0 भी तो हमारे पास वोल्टेज ही है और ये R है, तो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम EMF है। तो मैक्सिमम EMF तो करंट भी तो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। तो हम जानते हैं I बराबर V/R, यहाँ V तो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर EMF बोल रहे हैं तो E लिख दिया। और E बराबर क्या होता है, E0 साइन ओमेगा t, पुट अप कर दिया। अब E0/R मैक्सिमम EMF और रेजिस्टेंस, मैक्सिमम EMF है तो करंट भी तो मैक्सिमम वाला मिलेगा ना, I0। तो E0 अपॉन R को क्या लिख दिया, I0 लिख दिया। तो करंट भी बन गया I बराबर I0 साइन ओमेगा t। कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट AC है, क्या है AC। और EMF कौन सा है, देखो E बराबर E0 साइन ओमेगा t। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, देखो ये अल्टरनेटिंग EMF E बराबर E0 साइन ओमेगा t, अल्टरनेटिंग करंट I बराबर I0 साइन ओमेगा t। दोनों का ग्राफ सेम बना, सेम अभी बनाए थे वही दोनों का ग्राफ है, ठीक है। शुरू में कैसे होता है करंट, इंक्रीज, एक टाइम के बाद मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर डायरेक्शन अपोजिट, फिर डिक्रीज से धीरे धीरे फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से फिर मिनिमम, ऐसे कंटिन्यू। अब 360 डिग्री घूम गया, फिर अब चालू होगा स्टार्टिंग से, फिर ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक। अब कई बार हम न्यूमेरिक सवाल बनाते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी भी दे देता है। तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, क्या होता है, f यानी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले में पुट अप कर दो, न्यूमेरिक सवाल बनाने में हेल्प होगा। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा, ओमेगा क्या रख देंगे 2π फ्रीक्वेंसी और ये t, ठीक है। न्यूमेरिक सवाल बनाने में हेल्प करेगा। फ्रीक्वेंसी को f से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी बना देते हैं, ये वाला दोनों सेम है ना, इसको भी फ्रीक्वेंसी और इसको भी फ्रीक्वेंसी। कभी कभी ऐसे बनाते, कभी कभी ऐसे बनाते, बात एक ही है, मुझे ये नहीं आते बना दिया, ठीक है, हो गया। अब एक बात बता रहा हूँ, इंडिया होता है ना, इंडिया में जो हमारे पास जनरेटर होता है, जनरेटर AC जनरेटर, इंडिया में जो डायनेमो होता है, जो जनरेटर होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ लिख लो, वो 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंडिया में जो AC जनरेटर होता है ना, हमारे घर में जो करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, फिक्स होता है, याद रखना। और USA यानी कि अमेरिका में जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 60 हर्ट्ज होता है, ये बात याद रखना। हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, किसने बनाया था, अंग्रेज के ज़माने से चल रहा है, आज तक चेंज नहीं हुआ है। जो भी हमारे समय में अलग कहानी है, यूट्यूब में सर्च करना, मैं देख लिया था, देख लेना, याद नहीं है, उस टाइम जब पढ़ता था सर्च किया था मैं।
ठीक है, क्यों ऐसा होता है करके। ठीक है, तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी आती है AC करंट की वो 50 हर्ट्ज होती है और USA अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, क्यों पता है? चलो बता देता हूँ। हमारा जितने भी डिवाइस होते हैं ना वो सब 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनाया गया है, समझ लो ना। तो अंग्रेज के ज़माने से ये चलता था, पूरा 60 हर्ट्ज करते तो हम सब डिवाइस बदलना पड़ जाता, इसलिए आज भी वैसे चला आ रहा है। तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, कहानी क्या है अच्छे समझ जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया चैप्टर। कल चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्या नहीं, हमेशा नहीं हुआ चेंज। कहाँ हुआ है भाई, बुक में नहीं हुआ, कहाँ होगा? नहीं चेंज नहीं हुआ, 50 ही है। कल पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करेंट। तो सेम यही चीज वापस है कल के में। आई देखो बुक में I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो कल मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट पढ़ेंगे, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। यानी कि ये टॉपिक आना चाहिए तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज कल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ये चैप्टर था ना वो इम्पोर्टेंट नहीं था। कल का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 4-5 नंबर का। ठीक, अच्छे से एक बार और कर पढ़ लेना, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट क्लास में जम की है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स छोड़ के, फैराडे का लॉ छोड़ के, है ना।